आज से हम फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर क्वांटम मैकेनिक्स को शुरू कर रहे हैं। क्वांटम मैकेनिक्स और वेव मैकेनिक्स दो ऐसे टूल हैं जिनके ऊपर पूरी केमिस्ट्री आधारित है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स या वेव मैकेनिक्स हम किसे कहते हैं। प्रकृति के समस्त पदार्थ अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर के बने होते हैं। ये कण सदैव गतिशील रहते हैं। इन कणों के गतिकीय गुणों को अध्ययन के लिए जिस विज्ञान की शाखा को हम प्रयुक्त करते हैं, यूज करते हैं, उसे मैकेनिक्स कहते हैं। जब तक यांत्रिकी में, मैकेनिक्स में इन कणों से संबंधित गतिकी की व्याख्या गैलीलियो, पास्कल और न्यूटन के नियमों के आधार पर की गई, तब तक इस यांत्रिकी को चिरसम्मत यांत्रिकी या क्लासिकल मैकेनिक्स कहा गया। चिरसम्मत यांत्रिकी द्वारा बृहद कण जैसे आकाशीय पिंड हैं, पत्थर हैं, बड़े हैं, काफ़ी बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं, उनकी गति की व्याख्या तो संभव थी, लेकिन सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम आदि की गति की व्याख्या संभव नहीं हो पा रही थी। तो सूक्ष्म कणों की गति और सूक्ष्म कणों से संबंधित व्यवहार को प्रदर्शित करने के लिए और रिसर्च की आवश्यकता थी। जैसा कि आप जानते हो कि प्लांक और आइंस्टीन के अनुसार तरंगों में या विकिरणों में दो प्रकार के गुण, तरंग और कणीय गुण विद्यमान होते हैं। उसी प्रकार डी ब्रोगली ने सिद्ध किया था कि सूक्ष्म कणों में भी दोनों गुण, कणीय प्रवृत्ति और तरंग प्रवृत्ति विद्यमान होती है, जिसे हम द्वैत प्रवृत्ति या डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स, डुअल नेचर ऑफ वेव कह रहे थे। जब किसी कण की तरंगीय प्रकृति को मानते हुए उसके वेग की व्याख्या की जाती है, तो यांत्रिकी की इस शाखा को वेव मैकेनिक्स या तरंग यांत्रिकी कहते हैं। लेकिन विभिन्न तरंगों की कणीय प्रकृति भी होती है, और जब तरंगों की कणीय प्रकृति मानकर उनके वेगों की व्याख्या की जाती है, तो यांत्रिकी की इस शाखा को क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। तो अगर हम इस प्रकार सूक्ष्म कणों में तरंग गुण निहित होने पर और तरंगों में कणीय गुण निहित होने पर हम वेव मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स की सहायता से उनके विभिन्न गुणों को स्पष्ट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वांटम यांत्रिकी के बाद परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की प्रकृति एवं उनके गुणों की जानकारी मिल सकी, जिससे विभिन्न परमाणुओं के स्पेक्ट्रम आदि समस्त गुणों की व्याख्या संभव हुई। परमाणुओं की संरचना से संबंधित समस्त नवीनतम अवधारणाएं आज विज्ञान की इन्हीं दोनों शाखाओं पर आधारित हैं। तो अब हम इसे डिटेल में लेते हैं। इसे डिटेल में लेने से पूर्व कुछ डेफिनेशंस आपको आना आवश्यक है। उन डेफिनेशंस को हम एक एक करके पहले स्पष्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लेते हैं कृष्ण का ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी एक काल्पनिक पिंड है जो सभी आपतित विकिरणों को अवशोषित कर लेता है और किसी को भी परावर्तित या संचरित नहीं होने देता। ऐसा पिंड ब्लैक बॉडी कहलाता है। सामान्यतया पिंड ऐसे होते हैं कि जिनसे ऊपर कोई विकिरण आपतित किया जाए तो उसका कुछ भाग अवशोषित हो जाता है, कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, जबकि कृष्ण का संपूर्ण डाले गए विकिरणों को अवशोषित कर लेती है। किसी सतह द्वारा कितने भाग को अवशोषित किया जा रहा है उसे
अवशोषकता एब्जॉर्प्टिविटी द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। और आपतित प्रकाश का वह भाग जो अवशोषित होता है अवशोषकता एब्जॉर्प्टिविटी कहलाता है, और इसे हम कैपिटल ए द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। जो रेडिएशन एब्जॉर्ब हुए हैं वो एमिट भी होते हैं, उत्सर्जित होते हैं। किसी क्षेत्रफल से कितने विकिरण उत्सर्जित हो रहे हैं, इस तथ्य को अभिव्यक्त करने के लिए संपूर्ण उत्सर्जन क्षमता टोटल एमिसिव पावर को डिफाइन करते हैं। प्रति इकाई समय में किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल से उत्सर्जित कुल ऊर्जा को संपूर्ण उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। जब किसी ठोस को गर्म करते हैं तो वस्तुएं ऊष्मा ऊर्जा को विकिरणों के रूप में उत्सर्जित करती हैं। मैक्सवेल के अनुसार ये उत्सर्जित विकिरण विद्युत चुंबकीय तरंगों के समरूप होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। यदि गर्म तप्त वस्तु से उत्सर्जित विकिरणों को स्पेक्ट्रोस्कोप से देखा जाता है तो एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है जिसकी प्रकृति उसकी ताप पर निर्भर करती है। कम ताप पर स्पेक्ट्रम में कम ऊर्जा वाले विकिरण होते हैं, अतः पदार्थ लाल अथवा अवरक्त विकिरण उत्सर्जित करता है। और जैसे जैसे ताप को बढ़ाते जाते हैं पदार्थ अधिक ऊर्जा वाले विकिरण उत्सर्जित करने लगता है और श्वेत तप्त दिखने लगता है। अतः उत्सर्जित विकिरणों की तीव्रता या ऊर्जा तथा स्पेक्ट्रम में तरंग दैर्ध्य भिन्न भिन्न तापों पर भिन्न भिन्न होते हैं। ल्यूमर एवं प्रिंगहाइम ने सन 1899 में कृष्णपिंड को विभिन्न तापों पर रखकर उत्सर्जित ऊर्जा का विभिन्न तरंग दैर्ध्यों में वितरण अर्थात स्पेक्ट्रमी वितरण का प्रायोगिक अध्ययन किया। उसके द्वारा ये इस चित्र के अनुसार वक्र प्राप्त हुए। इन वक्रों के हम विश्लेषण करके देखते हैं और कुछ निष्कर्ष हम निर्धारित करेंगे। ये विकिरण हैं कृष्ण का विकिरण कहलाते हैं और अलग अलग ताप पर खींचे गए हैं। यहाँ इस डायग्राम को आप देखिए, इसमें हमने T1, T2, T3 तीन टेम्परेचर ले रखे हैं और टेम्परेचर T1 का मान T2 से ज़्यादा है और T2 का मान T3 से ज़्यादा है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3 है। इन तापों पर जब कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरणों को तरंग दैर्ध्य और ऊर्जा के सापेक्ष वक्र के रूप में प्राप्त किया गया तो जो वक्र की प्रकृति है वो आपको दिख रही है। यहाँ इन वक्रों में एक उच्चिष्ट है और तरंग दैर्ध्य का मान एक विशिष्ट तरंग दैर्ध्य के मान पर ये उच्चिष्ट के मान हमें प्राप्त होते हैं। इस उच्चिष्ट के सापेक्ष तरंग दैर्ध्य को लैम्डा एम या लैम्डा मैक्सिमम के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। इस विकिरण में देखिए आप कि तरंग दैर्ध्य पर वेवलेंथ रेंज है वो 0 to इन्फिनिटी हम ले रहे हैं। प्रत्येक ताप पर विकिरण ऊर्जा वितरण सतत होता है, कंटिन्यूअस है, परंतु एक समान नहीं है। पहले तरंग दैर्ध्य बढ़ने पर उत्सर्जित ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है, उच्चिष्ट पर पहुंचता है और उसके बाद में फिर घटने लगता है। तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ता है लेकिन उससे उत्सर्जित ऊर्जा का मान घटता है। इस वक्र से यह भी स्पष्ट हो रहा है कि सभी तापों पर स्पेक्ट्रमी वितरण वक्रों की आकृति समान है, लेकिन जैसे जैसे ताप के मान को हम बढ़ा रहे हैं तो ये वक्र का उच्चिष्ट है छोटी तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित हो रहा है। छोटी तरंग दैर्ध्य आप जानते हो कि जैसे जैसे किसी विकिरण में तरंग दैर्ध्य का मान छोटा होता जाता है उसमें निहित ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है और यहाँ उच्चिष्ट का मान भी बढ़ता जाता है। किसी एक ताप पर प्रारंभ में तरंग दैर्ध्य लैम्डा का मान बढ़ने पर उत्सर्जित ऊर्जा का मान बढ़ता है और लैम्डा के एक विशेष मान जिसे लैम्डा एम हम कह रहे थे
उच्चिष्ट के रूप में प्राप्त होता है और उसके बाद यह फिर घटने लगता है। ताप में वृद्धि करने पर अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जन के संगत तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा के मान में कमी होती जाती है, अर्थात वक्र का उच्चिष्ट या मैक्सिमा का जो पीक है वो कम तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित हो जाता है। यह तथ्य वीन विस्थापन नियम के अनुरूप है। पहले हम वीन विस्थापन नियम को भी समझ लेते हैं कि विल्हेल्मी वीन के अनुसार क्या था, एक कृष्णिका विकिरण में अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जन के संगत तरंग दैर्ध्य, जिसे हम लैम्डा एम कह रहे हैं, का मान परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात ताप बढ़ाने पर लैम्डा मैक्सिमम का मान कम होता जाता है। इसी तथ्य को हम वीन विस्थापन नियम कहते हैं। इस वीन विस्थापन नियम को आप और देख लीजिए कि हम मैथमेटिकल फॉर्म में इसे लिखें तो लैम्डा मैक्स प्रोपोर्शनल टू 1/T, प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट v आएगा, तो लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू v/T और t को हम पक्षांतरण करके लेफ्ट साइड में ले गए तो लैम्डा मैक्सिमम इंटू टी बराबर v हमें प्राप्त हुआ। यहाँ जो v स्थिरांक है, इस स्थिरांक को वीन स्थिरांक, वीन कांस्टेंट कहते हैं। इसका प्रायोगिक मान 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन होता है। ताप बढ़ाने पर तरंग दैर्ध्य के लिए उत्सर्जित ई लैम्डा का मान भी तेजी से बढ़ रहा है, अर्थात कृष्णिका विकिरणों की स्पेक्ट्रमिक उत्सर्जन क्षमता, जिसे ई लैम्डा कह रहे हैं, वह उसका मान भी बढ़ रहा है और इसका मान भी परम ताप की 5वीं घात के समानुपाती होता है, अर्थात हम कह सकते हैं ई लैम्डा प्रोपोर्शनल टू T⁵। प्रोपोर्शनल साइन को हटाएं और T5 को लेफ्ट साइड में ले गए तो ई लैम्डा अपॉन T5 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यह जो संबंध हमें प्राप्त हुआ है वीन विस्थापन का दूसरा नियम कहलाता है। इसे हम वीन का पंचम घात नियम भी कहते हैं। वीन ने ऊष्मागतिकी के नियमों के आधार पर ज्ञात किया कि कृष्णिका द्वारा T ताप पर उत्सर्जित ऊर्जा का मान भी कैलकुलेट किया, जिसे हम समीकरण 3 में प्रदर्शित कर रहे हैं कि ई लैम्डा बराबर ए फंक्शन ऑफ लैम्डा टी डी लैम्डा अपॉन लैम्डा पावर 5। यहाँ ई लैम्डा वह ऊर्जा है जो कि स्पेक्ट्रम क्षेत्र में लैम्डा तथा लैम्डा प्लस डी लैम्डा के मध्य उत्सर्जित होती है। किसी दिए गए ताप पर वक्र तथा एक्स अक्ष यानी तरंग दैर्ध्य वाला अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल उस ताप पर संपूर्ण तरंग दैर्ध्य परिसर में कृष्णिका द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। विभिन्न तापों पर खींचे गए इन वक्रों में की प्रकृति से स्पष्ट है कि ताप बढ़ाने पर क्षेत्रफल का मान बढ़ता जा रहा है, अर्थात उत्सर्जित ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है। इस उत्सर्जित ऊर्जा की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए स्टीफन द्वारा एक नियम प्रस्तुत किया गया जिसे स्टीफन नियम कहते हैं, और इस नियम के अनुसार कृष्णिका की सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की दर उसके परम ताप के चौथी घात के समानुपाती होती है। यदि उत्सर्जित ऊर्जा की दर कैपिटल ई है और टेम्परेचर का मान कैपिटल टी केल्विन है तो E प्रोपोर्शनल टू T⁴, प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे, एक स्थिरांक आएगा, तब कैपिटल E बराबर सिग्मा T⁴ और सिग्मा बराबर 5.669 इंटू 10⁻⁵ अर्ग पर सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर केल्विन पावर 4 होता है, जिसे हम स्टीफन
कृष्णिका द्वारा T समय तक उत्सर्जित होता है और उत्सर्जित करने वाला क्षेत्रफल A है, तो इस ऊर्जा का मान कैपिटल A सिग्मा T⁴ इंटू टी के बराबर होगा, क्योंकि इकाई क्षेत्रफल में था, अब A क्षेत्रफल में है, तो 1 सेकंड में था, अब वो T सेकंड में उत्सर्जित हो रहा है। रेले तथा जीन्स का नियम। रेले एवं जीन्स ने पूर्णतः परावर्तक दीवारों वाली कैविटी के अंदर उपस्थित विद्युत चुम्बकीय दोलनों के साथ ऊर्जा संविभाजन का नियम प्रयुक्त करके एक सूत्र का निगमन किया जिसे रेले जीन्स का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार परम ताप T पर तरंगदैर्ध्य प्रसर लैम्डा एवं लैम्डा प्लस डी लैम्डा के मध्य प्रति इकाई आयतन विकिरण ऊर्जा अर्थात घनत्व निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित होता है। ई लैम्डा डी लैम्डा बराबर 8 पाई KT/λ⁴ डी लैम्डा। यहाँ डी लैम्डा से डी लैम्डा लेफ्ट और राइट साइड में है, कैंसिल किए, तो ई लैम्डा बराबर 8 पाई KT/λ⁴ हमें मिला। यहाँ जो के है, स्मॉल के है, वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है तथा प्रत्येक कंपन विधा की औसत ऊर्जा KT के बराबर है। यह नियम जो बड़ी तरंगें होती हैं, दीर्घ तरंगों के लिए ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या कर सका, लेकिन छोटी तरंगदैर्ध्यों के लिए इससे संतुष्टिपूर्ण व्याख्या नहीं हो पाई। इसी कृष्णिका विकिरणों को समझाने के लिए अगला नियम है किरचॉफ का नियम। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी पदार्थ की उत्सर्जन क्षमता और अवशोषकता एब्जॉर्प्टिविटी का अनुपात स्थिर होता है। यहाँ हम यह भी सिद्ध कर पाएंगे कि सर्वोत्तम एब्जॉर्बर ब्लैक बॉडी होता है और सर्वोत्तम उत्सर्जक भी ब्लैक बॉडी होता है। इसके लिए हम मान लेते हैं कि एक तो ब्लैक बॉडी की तुलना कर लेते हैं और एक कोई और सामान्य सतह ले लेते हैं। माना हमने कि कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता एवं अवशोषकता क्रमशः EB और AB हैं और दूसरी सतह के लिए E और A हैं, तो दोनों के अनुपात इस किरचॉफ नियम के अनुसार बराबर होंगे। तो EB/AB = E/A। अब यहाँ देखिए ध्यान से आप कि कृष्णिका के लिए शुरू में ही डेफिनेशन में बताया था कि ये सर्वोत्तम अवशोषक है, 100% रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, तो इसके लिए AB = 1 होगा। जब AB = 1 है तो इस फॉर्मेशन की वैल्यू हमें मिलती है E = A × EB। अब इसे और देखो आप कि A और EB कृष्णिका को छोड़कर शेष जितने सतह हैं, सरफेस हैं, वो कम मात्रा में अवशोषकता प्रदर्शित करते हैं। जब कम मात्रा में अवशोषकता प्रदर्शित करते हैं तो कृष्णिका के अतिरिक्त जितनी भी सतह हैं उनके लिए इस कैपिटल A का मान <1 होगा और E बराबर A × EB है, तो <1 है तो इस EB का मान कैपिटल E के मान से अधिक होगा, क्योंकि ये इन दोनों के गुणनफल के बराबर है। तो EB > E है, यानी जो कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता है वो दूसरी सतह की उत्सर्जन क्षमता से अधिक है, तो निष्कर्ष निकलता है कि कृष्णिका ही सर्वोत्तम अवशोषक होता है। ये नियम ऐसे थे जिनके द्वारा इन कृष्णिका विकिरणों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन वर्तमान में प्लांक विकिरण नियम या प्लांक क्वांटम सिद्धांत द्वारा कृष्णिका विकिरणों की सही व्याख्या। विकिरण स्पेक्ट्रमों को समझाने के लिए मैक्स प्लांक ने चिरसम्मत सिद्धांत का बहिष्कार करके क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उसके
इस क्वांटम सिद्धांत के द्वारा कृष्णिका विकिरणों की सफलतापूर्वक व्याख्या की। कृष्णिका अथवा किसी पिंड द्वारा ऊर्जा का अवशोषण अथवा उत्सर्जन निश्चित ऊर्जा के बंडलों अथवा पैकेट्स के रूप में होता है और इन पैकेट्स को फोटोन कहते हैं। यह तथ्य इस प्लांक क्वांटम सिद्धांत का मूलभूत तथ्य है। मान लें कि कोई ऊर्जा डेल्टा ए निश्चित संवेग p और फोटोन ऊर्जा विकिरण की आवृत्ति नू के प्रोपोर्शनलिटी होती है। तो डेल्टा ए प्रोपोर्शनल टू नू और डेल्टा ए इजिकल टू प्रोपोर्शनल साइन को हटाया एच नो और डेल्टा ई बराबर एच सी अपॉन लैम्डा तथा फोटोन का संवेग p बराबर डेल्टा ई अपॉन सी डेल्टा एच नो अपॉन सी के बराबर हमें मिलता है। किसी भी फोटोन की ऊर्जा निश्चित होती है और वह ऊर्जा उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है। मान लें हम कि फोटोन की ऊर्जा डेल्टा ए है और आवृत्ति नू है, तो डेल्टा ई प्रोपोर्शनल टू नू होगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो डेल्टा ई बराबर एच नू हमें मिलेगा। और आपको तरंग समीकरण से मालूम है कि आवृत्ति नू इजिकल टू सी अपॉन लैम्डा होता है। इस नू को यदि हम सी अपॉन लैम्डा से प्रतिस्थापित करें तो डेल्टा ई बराबर एस सी अपॉन लैम्डा हमें मिलेगा। तरंग दैर्ध्य लैम्डा है। तो इस सूत्र से मालूम पड़ रहा है कि जैसे जैसे तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ेगा उस फोटोन में निहित ऊर्जा का मान घटेगा, या आवृत्ति का मान बढ़ेगा तो ऊर्जा का मान बढ़ेगा। किसी भी फोटोन का संवेग p बराबर डेल्टा ई अपॉन सी होता है। तब डेल्टा ई एच नू था तो एच नू अपॉन सी और नू अपॉन सी 1 अपॉन लैम्डा होता है तो एच अपॉन लैम्डा के बराबर होगा। यानी किसी भी संवेग का किसी भी फोटोन का संवेग है p बराबर एच अपॉन लैम्डा होगा। यहाँ जो एच हम यूज कर रहे हैं वह प्लांक स्थिरांक कहलाता है, जिसका मान आप सभी को मालूम होगा कि 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। कृष्णिका जब हर विकिरण को अवशोषित कर लेती है तो उसमें हर एक संभव ऊर्जा के सापेक्ष ऊर्जा अंतराल का पैकेट्स होना चाहिए। तो कृष्णिका में जो एक दोलित्र में संभावित ऊर्जा स्तरों का एक विभक्त सेट होता है, इन अनुमत स्तरों में से इन्हीं दो के मध्य की ऊर्जा संभव नहीं होती है तथा प्रत्येक दोलन की एक निश्चित कंपन आवृत्ति होती है। किसी कृष्णिका की दीवारों को अणु अथवा परमाणु सरल आवर्ती दोलित्रों की भांति व्यवहार करते हुए माना जा सकता है। दोलित्र द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस रूप से नहीं होता है, बल्कि तब होता है जब दोलित्र एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमित होता है। अतः स्पष्ट है कि किसी पिंड द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा का मान एच नू या एच नू का पूर्ण गुणज होगा। 2H नू है, 3H नू है, 4H नू है आदि हो सकता है, या तो H नू होगा या उसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में